एलएनएमयू के सेमेस्टर 6 में हमें 3 पेपर पढ़ने हैं जिनका कोड है एमजेसी 10, एमजेसी 11 एंड एमजेसी 12। जिसमें एमजेसी 11 में हमें जो पढ़ना है वो मैट्रिक स्पेस है। और जब मैंने इसके कोर्स को डिस्क्राइब किया था, इसके सिलेबस को डिस्क्राइब किया था, उस समय मैंने बताया था कि जो मैं लेक्चर्स इसके ऊपर बनाऊंगा वो बेसिकली इन 2 बुक्स के ऊपर बेस्ड होंगे। पहला होगा इंट्रोडक्शन टू टोपोलॉजी एंड मॉडर्न एनालिसिस सिमंस वाली बुक, और दूसरी होगी टोपोलॉजी ऑफ मैट्रिक स्पेसेस बाय कुमरसियन की बुक। तो ये 2 किताबें हैं जिसको मैं प्रेफर करूंगा, लेकिन ये लिमिटेड नहीं है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो मैं दूसरी किताबों से लूंगा। अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जो टॉपिक है मैट्रिक स्पेस, जो पहला टॉपिक है जो मैट्रिक स्पेस के सिलेबस में है वो है डिफिनीशन एंड एग्जांपल ऑफ मैट्रिक स्पेस। तो डिफिनीशन एग्जांपल पे आने से पहले आते हैं कि ये मैट्रिक स्पेस टर्म जो है ये किसने कॉइन किया। तो इसके लिए जो टर्म जो कॉइन किया गया है वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिन्होंने अपने डॉक्टोरल थीसिस में 1906 में ये टर्म कॉइन किया था। और फ्रेंच मैथमेटिशियन है, इनका नाम जो है इसको प्रोनाउंस करते हैं रूने मॉरिस फ्रेशे। इन इन फ्रेंच मैथमेटिशियन को क्रेडिट किया जाता है कि मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन इन्होंने दी थी। अब इन्होंने जो मैट्रिक स्पेस की डेफिनेशन दी थी हम उसको डिस्कस करते हैं। एनालिसिस जो हमने पढ़ा है वो न्यू नहीं रहा है हम लोगों के लिए। हमने एनालिसिस में रियल एनालिसिस पढ़ा है, रियल एनालिसिस पढ़ा है। इसके बाद हमने रियल एनालिसिस में हमने ये भी पढ़ा है फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल के लिए, फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल के लिए, मतलब आर स्क्वायर में भी हमने एनालिसिस पढ़ा है, मतलब लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सारे टर्म्स जो हैं हमने आर में भी पढ़ा है, आर स्क्वायर में भी पढ़ा है। हम उसे ही एक्सटेंड आर एन में भी कर सकते हैं। फिर हमें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस भी पढ़ना है, वहां पर भी लिमिट कंटिन्यूटी की बात आती है। तो ये जो है लिमिट कंटिन्यूटी वाले जो टर्म्स हैं जो हम जब बेसिकली हम डिफाइन करते हैं लिमिट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू एल। इसकी मीनिंग क्या होती है? जब हम इसकी मीनिंग को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम क्या ध्यान रखते हैं, ये हमने आर की बात की, एक्स टेंड्स टू ए की बात कर लेते हैं, तो हमने ये जो है रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं। पहले हम लिमिट किसकी बात किससे कर रहे हैं? रियल नंबर्स में। तो रियल नंबर्स में जब हम लिमिट की बात करते हैं तो हमने कहा था कि फॉर ऑल एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट delta based on epsilon greater than 0 such that mod of fx minus l is less than epsilon whenever mod of x minus is less than delta which is based on epsilon। तो ये हमने रिजल्ट पढ़ा था। तो अभी डेफिनेशन के ऊपर हम उतने डिटेल में नहीं जाते, लेकिन इस डेफिनेशन में एक खास चीज नजर आई, वो ये आई कि fx जो है वो l की तरफ टेंड कर रहा है एज x टेंड्स टू a। इस चीज को हम रिप्रेजेंट किए इस एक्सप्रेशन से, यानी कि mod of fx minus l is less than epsilon whenever mod of x minus a is less than delta, जहाँ पे epsilon बहुत ही छोटी क्वांटिटी है और डेल्टा के ऊपर, डेल्टा जो है वो epsilon के ऊपर बेस्ड है। तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि जैसे जैसे x a की तरफ जाता है fx l की तरफ जा रहा है। तो इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ये मॉडुलस का हेल्प लेना पड़ा। और मॉडुलस क्या बता रहा था? मॉडुलस बता रहा था fx और l के बीच के डिस्टेंस को, यहाँ मॉडुलस बता रहा है x और a के बीच के डिस्टेंस को। यानी कि यदि ये हमारे पास मॉडुलस फंक्शन हमारे पास यदि अवेलेबल नहीं रहेगा तो हम नहीं बता पाएंगे कि एफ एक्स एल की तरफ जा रहा है, यानी मतलब एफ एक्स और एल के बीच के डिस्टेंस को हम मेजर नहीं कर पाएंगे। एफ एक्स और एल जो है उस 2 पॉइंट्स को हम को रिलेट नहीं कर पाएंगे कि कहाँ वो नजदीक है कि दूर है। तो डिस्टेंस फंक्शन जो है, यानी ये मॉडुलस जो है वो बहुत ही एसेंशियल है। और सिर्फ यही नहीं, जब हम आर स्क्वायर में भी लिमिट की बात करते हैं तो वहां भी एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन की बात करते थे। ये तो रियल नंबर के पॉइंट्स हो गए, लेकिन यहाँ पर जो हम पॉइंट करते थे ये लिखते थे मॉड ऑफ एक्स कॉमा वाई माइनस ए बी इज लेस देन डेल्टा की बात करते थे। और ये जो डिस्टेंस है ये एक्चुअली हो जाता था एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर लेस देन डेल्टा, ये वैल्यू हो जाती थी। तो ये डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स आर स्क्वायर में डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ भी बिना डिस्टेंस के हम नहीं बता सकते कि एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के कितने नजदीक है कितने दूर है। तो डिस्टेंस तो बहुत ही जरूरी है। हम सेम मैनर सी में भी कॉम्प्लेक्स नंबर भी z1 माइनस z2 के मॉडल्स की बात करते हैं, वहां पर भी 2 पॉइंट्स के डिस्टेंस की बात करते हैं, तो मॉड ऑफ z1 माइनस z2 की बात करते हैं। तो यहाँ इसमें या फिर इसी तरह कहीं भी क्या हम लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी की बात कर सकते हैं? तो लिमिट ऑफ कंटिन्यूटी बात करेंगे उसके लिए ये जो मॉडुलस फंक्शन है या डिस्टेंस फंक्शन जो है उसके एग्जिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होगी। वही हमें किसी 2 पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस है, यानी कि वो 2 पॉइंट्स कितने नजदीक है या दूर है, उसको रिलेट कर सकते हैं। और रिलेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए
उसको कंपेरेबल होना पड़ेगा। तो कंपेरेबल होने के लिए मतलब वो रियल नंबर में होना चाहिए, यानी कि डिस्टेंस जो है इन दो पॉइंट्स की बात करते हैं, जैसे यहाँ Z1 Z2 की बात करते हैं, तो ये जो रिजल्ट आया, जो फंक्शन बना Z1 Z2, ये क्या आना चाहिए, एक रियल नंबर आना चाहिए, तभी तो हम कहेंगे। तो एक डिस्टेंस फंक्शन चाहिए, कैसा फंक्शन चाहिए, तो यहाँ पर हमने देखा सी में, ये सी क्रॉस सी से, ये जो मॉडुलस हमने डिफाइन किया था, ये फंक्शन कहाँ था, सी क्रॉस सी से आर में एक फंक्शन था। यहाँ पर जो डिस्टेंस का फंक्शन था, यहाँ पर मॉडुलस कहाँ से कहाँ था, दिस इज डिफाइंड फ्रॉम आर क्रॉस आर से आर में था। यहाँ पर जो आर स्क्वायर की बात करें, तो यहाँ पर फंक्शन जो था, जो हमारा मॉडुलस फंक्शन था, वो कहाँ से कहाँ तक था, ये था आर स्क्वायर क्रॉस आर स्क्वायर से आर में था। तो ये हम देख रहे थे कि जो भी पॉइंट ले, यानी कि हम इसको आर्बिट्री पॉइंट एक्स ले लें, आर्बिट्री सेट एक्स ले लें, यानी कि आर स्क्वायर या फिर सी या फिर आर, तो एक सेट एक्स ले लें, तो हम जो डिस्टेंस फंक्शन चाह रहे हैं वो कहाँ से चाहिए, एक्स क्रॉस एक्स से आर में हमें एक फंक्शन चाहिए जो डिस्टेंस की जो प्रॉपर्टी है उसको सेटिस्फाई करे। तो इसीलिए जो फ्रेंच मैथमेटिशियन, उन्होंने अपने डॉक्टोरल थीसिस में इस बात को नोटिस किया कि हम किसी भी सेट के ऊपर क्या हम कोई एक फंक्शन, डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं जो डिस्टेंस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करे। तो यदि हम ऐसा कर सकते हैं तो हम उसको क्यों ना खास नाम दे दें। तो डिस्टेंस स्पेस की जगह हम उसको मेट्रिक स्पेस बोलते हैं, और जो ये जो डिस्टेंस फंक्शन है, इसको डिस्टेंस फंक्शन नहीं बोल के इसे हम मेट्रिक बोलते हैं। सिंपल डिस्टेंस फंक्शन ना बोल के सिंपली मेट्रिक बोलते हैं। तो मेट्रिक स्पेस की डेफिनेशन के लिए हमें इन दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, एक नॉन एम्प्टी सेट एक्स की रिक्वायरमेंट है और एक मैट्रिक डी की रिक्वायरमेंट है जो डिस्टेंस की जो प्रॉपर्टीज है उसको एग्जिबिट करे। तो हम देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है, एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड बी फ्रॉम एक्स क्रॉस एस be a function satisfying the following properties 1 2 3 एंड 4। ये चार प्रॉपर्टीज हैं जो कि सेटिस्फाई करेंगे। और ये डी जो है वो क्या है, डिस्टेंस फंक्शन है, डिस्टेंस फंक्शन है। तो डिस्टेंस जो है, किसी दो पॉइंट्स की बात करें, जैसे ये एक्स एक पॉइंट है और ये एक वाई कोई पॉइंट है, तो एक्स और वाई के बीच के डिस्टेंस को यदि हम डी ऑफ एक्स वाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी ऑफ एक्स वाई जो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो डिस्टेंस की क्या खास बातें हैं। तो सबसे पहली बात है, किसी दो पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो पहला प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है, डी ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, पहली प्रॉपर्टी। दूसरा क्या कहता है, ये डिस्टेंस जीरो कब होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, ये तो क्लियर है, नेगेटिव नहीं हो सकता, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा, लेकिन जीरो तो हो सकता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जीरो कब होगा, जब एक्स और वाई कोइंसाइड कर जाए, यानी कि डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई। इसके बाद तीसरा क्या है, वो कहता है कि एक्स और वाई के बीच का जो डिस्टेंस है वही वाई और एक्स के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक्स से वाई के बीच का डिस्टेंस जब जा रहे हैं और वाई से जब एक्स के ऊपर डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं तो वो दो डिस्टेंस अलग अलग हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो दिस इज डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। और जो तीसरा है वो है ट्राइंगल इनइक्वालिटी। ट्राइंगल इनइक्वालिटी क्या कहता है कि यदि हम ये एक्स मान लें, ये वाई मान लें, ये जेड मान लें, ये तीन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, या तीन कोई भी पॉइंट है एक्स वाई जेड, तो ये जो डिस्टेंस है डी ऑफ एक्स वाई, डी ऑफ वाई जेड, डी ऑफ जेड एक्स, तो ये जो डिस्टेंस है, तो ट्रायंगल में क्या आता है, सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। या फिर हम लिख सकते हैं डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई। ये हम लिख सकते हैं कि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड फॉर ऑल एक्स वाई जेड, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एक्स। तो कोई भी डिस्टेंस फंक्शन होगा वह ये चार प्रॉपर्टी को तो जरूर सेटिस्फाई करेगा। तो इसी चीज को एज अ डेफिनेशन बना लिया गया। तो डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक क्या है, let x be a non-empty set and d be a function from R x cross x into R satisfying these four properties. Then D is called a metric on X and XD is called a metric space। तो बहुत ही सिंपल सा है।
एग्जाम्पल्स के ऊपर आते हैं कि एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो है वो मैं लेता हूँ डिस्क्रीट मैट्रिक। अब ये जो मैट्रिक स्पेस है, मैट्रिक स्पेस कहने का मतलब एक एक्स डी मैट्रिक स्पेस कब होगा, यानी कि एक्स के ऊपर एक डी मैट्रिक्स डिफाइंड हो जाए जो इन चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, तब हम बोलेंगे कि एक्स डी एक मैट्रिक स्पेस है। यानी हमारे पास कोई नॉन एम्प्टी सेट एक्स ले ले और उसके ऊपर यदि हम एक मैट्रिक्स डी सेटिस्फाई कर ले जो ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, फंक्शन डिफाइन कर ले एक्स के ऊपर, यानी एक्स क्रॉस एक्स है आर में एक फंक्शन हम डिफाइन कर ले रहे हैं जो ये चार प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, तब हम बोलेंगे कि डी इज अ मैट्रिक ऑन एक्स एंड हेंस एक्स डी इज अ मैट्रिक स्पेस। तो एक सेट के ऊपर एक से ज्यादा मैट्रिक भी हम डिफाइन कर सकते हैं, तो एक ही सेट से हम एक से ज्यादा मैट्रिक स्पेस भी बना सकते हैं। तो हम एक ऐसा एग्जांपल दे रहा है कि वो कहता है कि हम किसी भी नॉन एम्प्टी सेट को एक मैट्रिक स्पेस बना सकते हैं। देखते हैं वो क्या कहता है। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक। let x be a नॉन एम्प्टी सेट, x कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, we define d from x cross x into r as d of xy is equal to 0 if x is equal to y and 1 if x is not equal to y for all xy belongs to x। तो हम यदि d को इस तरह से डिफाइन करें तो हम चेक कर सकते हैं आसानी से कि d ऑफ एक्स वाई जो है उन चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है एंड हेंस d इज अ मैट्रिक। और इस मैट्रिक का स्पेशल नाम है, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट मैट्रिक। चेक करते हैं, चेक करना बहुत आसान है। सबसे पहले पहला प्रॉपर्टी को चेक करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं देन d इज अ मैट्रिक ऑन x एंड इज टर्म्ड एज डिस्क्रीट मैट्रिक। तो हम इसको चेक कर सकते हैं बहुत आसानी से। क्या आसानी से हम चेक करते हैं कि d ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ से साफ साफ देख रहे हैं कि d ऑफ एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू x। हर एक एक्स वाई के लिए, क्योंकि d ऑफ एक्स वाई या तो 0 या फिर 1 है, तो d ऑफ एक्स वाई तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो है ही। दूसरा है d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल टू y। ये तो इसके डेफिनेशन में नजर आ रहा है, d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू y या इफ एंड ओनली, एक ही बात हो गई। इफ x इक्वल टू y तो 0, यदि x नॉट इक्वल टू y है तो 1 हो जा रहा है, यानी कि d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इक्वल टू 1, ये भी सेटिस्फाई हो रहा है। तीसरा कहता है d ऑफ एक्स वाई इक्वल टू d ऑफ y x, तो d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ x इज इक्वल टू y, और तो इसी का मतलब हो गया d ऑफ y x इज इक्वल टू 0, क्योंकि x इक्वल टू y है तो ये दोनों बराबर हो गया। एंड d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 इफ x इज नॉट इक्वल टू y एंड d ऑफ y x अगेन 1 होगा क्योंकि x इक्वल टू y नहीं है 1, यानी कि d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d ऑफ y x फॉर ऑल x y, ये ट्रू हो गया दो केस में, तो ये भी हमारा सेटिस्फाई कर गया d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d ऑफ y x। और चौथा जो है d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई। तो नेचुरल सी बात है यहाँ पर क्या होगा, d ऑफ एक्स वाई जो है वो लेस देन d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई करेंगे, तो इसमें हम दो केस में ले लेंगे कि जब दोनों बराबर हो, इसमें से कोई दो बराबर हो, यदि दो बराबर होगा तो 0 हो जाएगा, तो ये तो ऑटोमेटिकली ग्रेटर देन 0 होगा। यदि x इज नॉट इक्वल टू y, तब यहाँ पे z आर्बिट्री ले रहे हैं, तो x z, यदि x z इसके बराबर होगा तो ये 0 हो जाएगा, और z तो y के बराबर नहीं है तो ये 1 होगा, तो 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और एक बार ले सकते हैं कि z x के बराबर नहीं है, z y के बराबर है, तब फिर अगेन 1 ग्रेटर देन 0, अब z y के बराबर भी x के बराबर नहीं, तो 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 2 ग्रेटर देन 0 इन आइदर केस। जो तीन पॉसिबल केस है, हर एक केस में d ऑफ एक्स वाई इज लेस देन d ऑफ एक्स जेड प्लस d ऑफ जेड वाई हो जा रहा है। तो बहुत आसानी से हम चेक कर सकते हैं कि इट इज अ मैट्रिक, और इसका नाम हमने क्या दिया, डिस्क्रीट मैट्रिक। और एग्जांपल्स के ऊपर आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। इसको हम यूजुअल मैट्रिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूजुअल मैट्रिक ऑन रियल नंबर। हम क्या डिफाइन करते हैं, d को डिफाइन करते हैं r क्रॉस r से r में defined as d of xy is equal to mod of x minus y for all xy belongs to r। तो हमें शो करना है कि d is a metric on r। तो पहला हम शो करते हैं d of xy is greater than equal to 0 for all xy belongs to r, ये हमें पहले शो करना। तो इसको शो करना बहुत ही सिंपल है, हम जानते हैं since mod of x is greater than equal to 0 for all x belongs to r, हर एक x के लिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, ये हमें पता है, मॉडुलस की प्रॉपर्टी होती है। एंड फॉर
any x comma y belongs to R, x minus y belongs to R. So mod of x minus y must be greater than 0, कि हर एक x के लिए mod जो है वो greater than 0 है, तो x और y किसी भी x y यदि R में बिलोंग करता है तो x minus y भी R में बिलोंग करेगा, और x minus y यदि R में बिलोंग करता है तो mod of this is greater than equal to 0, this is greater than equal to 0 for all x y belongs to R, that is d of x y is greater than equal to 0 for all x y belongs to R। ये बड़ा सिंपल सा था। सेकंड हमें प्रूफ करना है d of एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हम शो करना है। जब भी इफ एंड ओनली इफ का होता है तो एक को assume करते हैं, दूसरे को प्रूफ करते हैं। लेट डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। क्यों? सिंस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 इफ एंड ओनली इफ एक्स इज इक्वल टू 0, और दूसरा कोई चारा नहीं है। मॉडल्स की प्रॉपर्टी में हमने ये पढ़ा है। दिस इंप्लाइज हमारे पास क्या आ गया, एक्स इज इक्वल टू वाई। Conversely, let x is equal to y implies mod of x minus y is equal to mod of 0 is equal to 0, और ये क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज d of x y is equal to 0। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, दैट इज d of x y is equal to 0 if and only if x is equal to y। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, तीसरी प्रॉपर्टी जो है वो है सिमेट्री की प्रॉपर्टी, वो देखते हैं। हमें प्रूफ करना है d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू d ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R। तो इसे प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव d ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। क्यों? क्योंकि सिंस मॉड ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ माइनस एक्स होता है, और दिस इज वाई माइनस एक्स एंड दिस इज d ऑफ वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू R। तो हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये सिमेट्रिक है। अब चौथे पे आते हैं। हमारा जो चौथा प्रॉपर्टी था वो क्या था, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। हमें क्या प्रूफ करना है, डी ऑफ एक्स वाई इज लेस देन डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ये हमें प्रूफ करना है। ये प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, वी हैव डी ऑफ एक्स वाई, क्या हो गया, मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई। इसको हम लिख सकते हैं एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। ये है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। तो दिस इंप्लाइज, दिस को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस जेड प्लस जेड माइनस वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। सिंस मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन मॉड ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ वाई, की मॉडल्स की प्रॉपर्टी होती है, मॉडल जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। दिस इज डी ऑफ एक्स जेड प्लस डी ऑफ जेड वाई फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू आर। तो हमने क्या देखा, हेंस D is a metric on R and therefore XD is a metric।